धारमपुरा गांव की पगडंडियों के किनारे मिट्टी की सौंधी खुशबू में वृद्धा गोमती देवी अपने इकलौते बेटे नीलेश के साथ रहती थीं। उनके हिस्से में बाप दादा की दौलत के नाम पर बस एक टूटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन बची थी। उसी जमीन से उगने वाले अनाज के सहारे अब तक माँ बेटे का जीवन किसी तरह चलता आया था। अरे नीलेश बेटा, तू साथ चलेगा क्या? महीना भर हो गया खेत गए। बिरजू भी कह रहा था अब नीलेश आ जाता तो अच्छा होता। चल बेटा, जरा देख तो आए फसल कैसी खड़ी है। तू भी देखेगा तो मन खुश हो जाएगा। सोच तो, अगर फसल अच्छी हुई तो मकान की छत टपक रही है, उसे भी ठीक करा पाएंगे। भीतर से कोई जवाब नहीं आया। गोमती निराश मन से बिना कुछ कहे खेत की तरफ चल पड़ी। उधर कमरे में बैठा नीलेश धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। कोई खेत नहीं जाऊंगा मैं। पागल समझती है क्या माँ मुझे? कितनी बार कहा है मैंने कि मैं खेती बाड़ी नहीं संभाल सकता। बेच दे ये सब और शहर चले। लेकिन नहीं, अपनी जिद चलाकर वही बेकार मिट्टी और खेत संभालना चाहती है ना माँ। तो अब मैं भी देखता हूँ कि ये कब तक इन खेतों को बचाएगी। अरे काकी, कब तक ये खेत यूं ही अकेली देखती रहोगी तुम? इतना बड़ा लड़का कब तक घर में पड़ेगा? उसी को क्यों नहीं कहती कि अब ये सब उसकी जिम्मेदारी है? नीलेश शहर जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता है। मैं उसे इन सब कामों में लगाकर राह से भटकाना नहीं चाहती। बिरजू, तू इतने सालों से खेती देख रहा है, फिर आज ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रहा है? बढ़िया है काकी, एक तो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ और तुम हो कि अपने लड़के की तरफदारी करते करते थकती ही नहीं। ठीक है, जब तक शरीर में दम है सहो अपने लड़के को। मेरा क्या है, मैं तो चला। इतना कहकर बिरजू झुलझुलाकर वहां से चला जाता है। गोमती का हृदय यह बात जानता था कि बिरजू की बात गलत नहीं है, लेकिन उसकी ममता हमेशा उसकी आंखों पर पुत्र प्रेम की पट्टी बांध देती थी। गोमती निराश खेत के किनारे खड़ी रह जाती है। गोमती जब घर लौटती है तो कमरे में नीलेश नहीं होता है। नीलेश कहाँ चला गया? फिर से राजमोहन से मिलने गया होगा। उसी को देखकर उसके सर पर शहर जाने का भूत सवार है। दिन भर घर से बाहर ही रहता है। अरे कम से कम थोड़ी देर घर में टिके तो करे। ना खेती से लगाव, ना घर की फिक्र। थक गई हूँ मैं इस लड़के से और इसकी जिद से। गोमती धीरे धीरे अपने आप से बुदबुदाती है, फिर थकी निगाहों और भारी मन के साथ यह तय करती है कि कुछ देर आराम कर ले, तभी तो उठकर चूल्हा संभाल पाएगी। दूसरी तरफ नीलेश अपने शहरी दोस्त राजमोहन से मिलने गांव के किनारे पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। और भाई राज, कितने दिनों बाद तुम्हें गांव की गलियों में देखा। कैसा लग रहा है गांव आकर? अरे यार, अब तो गांव में रहने की आदत ही जैसे छूट गई है। शहर की जिंदगी ने इतना घेर लिया है कि यहां आकर सब कुछ अजनबी सा लगता है। वहां बारिश हो या धूप, हमें बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खाना पीना, कपड़े, यहां तक कि छोटी से छोटी चीज घर तक पहुंच जाती है। और यहाँ जरा सा सामान भी चाहिए तो आधा गांव नापना पड़ जाता है। सच कहूँ तो इस बार भी अगर माँ ने जिद न की होती तो मैं आता ही नहीं। अरे यार, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कभी तेरा गांव से कोई नाता ही ना रहा हो। मैंने सुना था लोग बदल जाते हैं, पर आज तो देख भी लिया। अरे ये तो सोच कि अगर आज ये गांव न होते तो तुम शहरियों का अनाज कहां से आता।
अरे यार, ये सब तू ही सोच। अब इतना सोचना विचार करने का समय कहाँ है मेरे पास। हर शहरी यही सोचने लगा कि गांव पीछे रह गए, तो फिर बस क्या ही कहने। तेरी तरह सोचता तो मैं भी यही गांव में बड़ा होता आज, खेतबाड़ी के भरोसे। मेरी बात मान, कब तक ऐसे ही पागल की तरह यहां पड़ा रहेगा? थोड़ा अपने बारे में भी देख और सोच। खेती का क्या है, कभी फसल लहराई तो ठीक, और अगर नहीं तो फिर पूरे साल रोना। इस सब से तो बेहतर है कि तू भी शहर में बस जा। वहां काम के मौके है, पैसा है, आगे बढ़ने का रास्ता है। गांव की मिट्टी से मोह ठीक है, लेकिन सिर्फ मोह से पेट नहीं भरता नीलेश। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, पर हर किसी के पास तेरे पिताजी जैसे पैसे कहाँ? हम तो खेत बाड़ी के भरोसे जीते हैं। चल फिर तू जा अपने घर। वैसे भी तुझे गांव की महक से दिक्कत हो रही होगी। यहां शहर की तरह एसी तो है नहीं ना। ये ठंडी हवा तेरे जैसे शहर वालों को कहां रास आएगी। राजमोहन नीलेश की बातों का कोई जवाब दिए बिना उसे बेकार समझकर तिरछी नजर डालता है और वहां से उठकर चला जाता है। वाह रे तेरी माया, भगवान, इंसान कैसे रंग बदलता है। कल तक राज गांव की गलियों में मेरे साथ घूमता था, और आज जरा सा आगे क्या निकला, मैं और ये गांव उसे बोझ लगने लगे। सच है, गरीबी ही असली दोस्त पहचानवा देती है। पैसा रहे तो यार संग संग चलते हैं, जेब खाली हो तो पहचान तक नहीं पाते। मां ठीक ही कहती थी, जिस दिन राज तुझसे आगे निकला तू समझ जाएगा उसका असली रंग। आज मां की बात सच हो गई, लेकिन इसकी जिम्मेदार भी मां ही है। अगर वो पैसों के रट में न फंसी होती तो शायद आज राज अपनी शहरी तनख्वाह की गर्मी हम पर न झाड़ता। इतना सोचकर नीलेश खिसियाया सा घर लौटता है। शाम ढले गोमती की नींद खुलती है। वह आंखें मलते मलते धीरे धीरे उठती है और खुद से कुछ बड़बड़ाने लगती है। हे भगवान, कितनी देर हो गई। शाम तो ढल आई और मैंने अभी तक चूल्हा तक नहीं जलाया। नीलेश लौट भी आएगा, सोचता होगा कैसी माँ है उसकी, न खाने की पड़ी है न बेटे की। ये शरीर अब साथ ही कहा देता है। हर काम बोझ लगने लगा है। सोचती हूँ जरा आराम कर लूं, तो ये जोड़ों का दर्द चैन ही नहीं लेने देता। और अगर कभी नींद आ भी जाए तो ऐसी गहरी कि वक्त का पता ही नहीं चलता। कभी कभी लगता है जिंदगी अब बोझ से ज्यादा कुछ रही नहीं गई, बस जैसे खींचे जा रही हूँ मैं। इतना सोचकर बूढ़ी गोमती किसी तरह अपने शरीर में बची कुची सारी हिम्मत समेटकर उठती है और रसोई में जाती है अपने बेटे के लिए भोजन बनाने। वहीं दूसरी तरफ नीलेश कमरे में बैठा बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। वाह री मेरी किस्मत, कहां सोचा था शहर में रहूंगा, बढ़िया ठाट बाट से जिंदगी बिताऊंगा। लेकिन देखो, मां की जिद ने मुझे इस गांव से निकलने ही नहीं दिया। अरे कैसी मां होती है जो अपने बेटे की एक छोटी सी चाहत भी पूरी न करे? क्यों देता है विधाता गरीबों को ही ऐसा जन्म? कैसी है ये दुनिया, किसी के पास सब कुछ और किसी के पास जीने तक को नहीं। राज में इतना बदलाव कभी सोचा भी नहीं था। जरा सा पैसा, जरा सा शहर क्या गया, मैं ही उसे मूर्ख लगने लगा। आज पूरे दिन मेरे नीलेश के हलक से अन्न का एक दाना तक नहीं उतरा। अब मैं उसे इस तरह तड़पते हुए और नहीं देख सकती। आखिर क्या करूं इस खेती का, जिसे संभालने का मतलब ही नहीं, जब मेरे बेटे को ही इसमें कोई लगाव नहीं। उसने खुद कहा था, अगर इस बार फसल का मुनाफा अच्छा निकला तो ठीक, वरना इसे बेच देना। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये जमीन भी बेच दूंगी ताकि नीलेश को शहर भेज सकूं। मेरा क्या है, अब तो जिंदगी बस खेती और थकान में ही कट रही है। पर नीलेश, वो तो अपने सपनों के लिए जी रहा है। नीलू, तू यहाँ बैठा है, देख तो जरा तेरे लिए मैंने क्या बनाया है। नीलेश झुलझुलाया सा मां की ओर देखता है। तेरी पसंद की आलू टमाटर की भुजिया, खा ले बेटा, बहुत सह लिया तूने। तुझे शहर जाना था न? हाँ, अब मैंने ठान लिया है,
तुझे शहर भेजूंगी। तू अब किसी बात की चिंता मत कर, बस खाना खा ले मेरे लाल। मैंने तुझसे कहा था न, इस बार फसल का मुनाफा होने दे, फिर मैं बिरजू को शहर भेज दूंगी और गांव की जमीन बेचने का इंतजाम कर लूंगी। बस कुछ ही दिन और, उसके बाद सब वैसे ही होगा जैसे तू चाहता है। अगले ही क्षण उसके चेहरे पर उदासी की जगह खुशी झलक उठती है। मुझे लगा था माँ, तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा वो खेती मायने रखती है, पर अब देखकर लगता है तुम्हारा प्यार और मेरी खुशी ही तुम्हारे लिए सबसे अहम है। यही सोचकर मेरा दिल हल्का हो गया। अब लगता है चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम हमेशा मेरे साथ हो और यही मुझे हिम्मत देती है। नीलू, मेरे लिए तुझसे ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। अब तेरे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। तेरे सहारे ही तो जी रही हूँ मैं। तू ज्यादा मत सोच, बस खाना खा ले और आराम कर ले। मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। गोमती ने नीलू को थाली पकड़ा दी और वहां से उठकर चली गई, मानो अपने आंसुओं को बेटे की खुशी के लिए छुपा रही हो। माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी हर चीज छोड़ सकते हैं। गोमती की ममता एक बार फिर जीत गई, लेकिन अपने पति के अधूरे सपनों को याद कर उसकी आंखें भर आईं। वह सीधे अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अब तो नीलू से भी कह दी ये बात, फिर भी न जाने ये आंखें क्यों भर आईं। मुझे खेती से ज्यादा लगाव नहीं था, लेकिन आपके सपने, वो मेरे लिए कीमती थे। नीलू का बाबा, आप कहते थे कि हमारा नीलू को सबसे ज्यादा अपनी खेती प्यारी होगी। न जाने आपने ये सब क्या देखकर कहा था। आपका सपना, लेकिन लगता है सपना ही रह जाएगा। नीलू के बाबा। भगवान, ये आवाज कैसी है? अचानक मौसम कैसे बिगड़ गया? सुबह तक तो आसमान में एक बादल भी नहीं था और अब शरद ऋतु के महीने में बारिश। ये तो ठीक नहीं हो रहा। भगवान, सारी फसल, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बिजली की गड़गड़ाहट से आसमान कांप रहा था। घबराई हुई गोमती अपने कमरे से बाहर निकलती है। बाहर भीषण वर्षा हो रही थी। तेज बारिश का मंजर देखकर उसकी आखिरी आस भी टूट जाती है। हताशा, बेबसी और नाउम्मीदी से भरे मन के साथ वह बरसते पानी में भीगती हुई नंगे पांव खेतों की ओर चल पड़ती है। माँ, पागल हो गई हो क्या? माँ, इतनी भीषण बारिश में कहाँ जा रही हो? भीषण बारिश में खेत पर खड़ी गोमती आंसुओं के साथ आसमान की ओर देखकर बुदबुदाती है। हे भगवान, ये क्या कर डाला तूने? मेरी सारी मेहनत, मेरे पसीने की हर बूंद, सब इस पानी में बह गया। ना जाने कितनी उम्मीदें बांध रखी थी इस फसल से। इसी सहारे तो मैंने अपने नीलू के लिए सपने सजाए थे। अब किसको दिखाऊं ये उजड़े खेत? किसे बताऊं कि माँ की ममता हार गई? भीगे खेत में मिट्टी को पकड़ते हुए टूटे स्वर में कहती है, रोते हुए, नहीं, ऐसे नहीं। मैं अपनी फसलें बर्बाद नहीं होने दूंगी। जो कुछ बचा है उसे मैं समेट लूंगी। जिस मिट्टी को नीलू बोझ समझता था, उसी मिट्टी के लिए उसकी माँ अपनी जान दांव पर लगा रही थी। यह देख नीलू की आंखें नम हो गईं और उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। ये क्या कर रही हो तुम, माँ? मुझे तो हमेशा लगता था कि तुम्हें बस खेती बाड़ी का लालच है, लेकिन मैं कितना गलत था। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी राज से बराबरी करने के चक्कर में। मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दे दी। इतना सोचकर नीलू तुरंत गोमती के पास दौड़ता है
भीगे आंसुओं के साथ उसे थामते हुए कहता है, माँ, अब छोड़ दो ये सब। मिट्टी से ऐसे लिपटोगी तो अपनी तबीयत बिगाड़ लोगी। पहले ही तुम्हारी सेहत ठीक नहीं रहती। चलो माँ, घर चलते हैं, तुम्हारे बिना मेरा कौन है। अरे नीलू, देखना क्या हो गया। अभी तो सब कुछ ठीक था और ये अचानक इतनी तेज बारिश सब मेरे ही खेतों पर बरस पड़ी। तू देखना, देख कैसे मेरी फसलों में पानी भर रहा है, सब डूब रहा है। बेटा नीलेश, ये तो मेरी आखिरी उम्मीद थी। अब कुछ नहीं बचा नीलू, सब बर्बाद हो गया। नहीं, मैं ऐसे अपनी आंखों के सामने सब कुछ खत्म होते हुए नहीं देख सकती। जो थोड़ा बहुत बचा है मैं उसे समेट लूंगी, किसी तरह बचा लूंगी। मैं हार नहीं माँ, मानूंगी। मैं देख रहा हूँ सब, हर बूंद जो तेरे खेतों को डुबो रही है, हर उम्मीद जो तेरी आंखों से बह रही है, मैं देख रहा हूँ। पर तू टूट मत। तूने ही तो सिखाया था कि जब सब बर्बाद हो जाए तब भी इंसान को समेटना आता है। जो बचा है हम बचाएंगे। मैं तेरे साथ हूँ माँ। एक एक पौधा उठाएंगे, एक एक सपना फिर से बोएंगे। तू बस हिम्मत रख। ये आखिरी बारिश नहीं होगी, ये तो हमारी नई शुरुआत है। अब चल माँ, घर चल, वरना तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। अब मुझे कोई शहर नहीं जाना माँ, मैं यहीं रहूंगा, तेरे पास, तेरी टूटी उम्मीदों का सहारा बनकर। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है। इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, चाहे शहरों की रोशनी उसे कितना भी खींच ले, मैं भी चला था सपनों के पीछे। पर आज समझ आया कि जो सपना अपनी जमीन से कट जाए वो सिर्फ एक छलावा होता है। तेरे खेत, तेरी थकान, तेरे आंसू, अब यही मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं यहीं रहूंगा माँ। इसके बाद नीलेश और उसकी माँ अपने घर लौटते हैं। बाहर मौसम अब भी खराब था। आसमान में बादल गहरे थे, हवा में नमी और बेचैनी थी, लेकिन उनके कदमों में एक नई उम्मीद थी। माँ, अब तू अकेली नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूं। तू परेशान मत हो, तेरे सारे सपने अब मेरे हैं। अब मैं ही उन्हें पूरा करूंगा। तेरे सपने अब मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं उन्हें अधूरा नहीं रहने दूंगा। तेरे भी तो सपने थे नीलू, और मैं ही हमेशा रुकावट बनी रही। अब ये किस्मत भी अजीब खेल खेल रही है। माँ, तुम ऐसे क्यों कहती हो? भूल जाओ पुराना सब कुछ। हमेशा याद रखना, बाबा कहते थे, जहां चाह है वहां राह भी निकल ही आएगी। तुम बस भरोसा रखो। माँ, तू भूल गई क्या? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। अब बस माँ, बहुत भाग लिया मैंने। अब मैं मेहनत करूंगा और अपने सारे सपने यहीं अपनी कर्मों की ताकत से उस राज से भी आगे निकलकर दिखाऊंगा। माँ को तो उम्मीद बंधा दी थी नीलेश ने, पर अंदर ही अंदर उसका हृदय भयभीत था। वो अपने कमरे में चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था। क्या करूंगा मैं? कैसे करूंगा? कोई रास्ता भी तो नहीं है। हे भगवान, तू ही राह दिखा। ऐसे मां की आस बांधी है मैंने अपने शब्दों से, उसे टूटने मत देना। हे प्रभु, मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ। अगर मैं हार गया तो मां के लिए सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे हारने मत देना। रात भर की बारिश के बाद सुबह का मौसम धुला धुला सा था। सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे खेतों को अपनी रोशनी में डुबो रही थीं, मानो मिट्टी में फिर से जान भर रही हों। फसलें खिलखिला उठी थीं। उसी अगली सुबह बिरजू नीलेश के घर के बाहर खड़ा होकर आवाज देता है, अरे नीलेश भैया, जरा बाहर तो आना। अरे भाई, कमाल हो गया, गजब हो गया। इतनी तेज बारिश के बावजूद फसलें लहरा रही हैं। नीलेश भैया, अरे भाई, ऐसे सुनहरे फूल खिले हैं।
इस बार तो खेती सोना हुई है। सोना, धन्य है गोमती काकी। सच कहा किसी ने, जिसका मन साफ हो उसे कैसा भय दाग का। पुण्य आत्मा है काकी, बड़े अच्छे कर्म हैं उनके। नीलेश भैया, ऐसी बारिश में तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए था, लेकिन कमाल हो गया। आप लोगों के ऊपर तो सचमुच परमात्मा की दया दृष्टि है। लगता है जैसे खुद धरती माँ ने आशीर्वाद दिया हो। खेतों में जो हरियाली है वो तो जैसे काकी के मन की सच्चाई बोल रही हो। बिरजू की बातें सुनकर नीलेश अचंभित सा खड़ा रह जाता है। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते। तभी पीछे से गोमती काकी धीरे धीरे झोपड़ी से निकलकर आती है। बिरजू एक एक करके सारी बात उन्हें बताता है। हर शब्द जैसे गोमती के दिल में उतरता है। बिरजू की बात सुनते ही उनके चेहरे की निराशा कहीं खो जाती है और उस बूढ़े चेहरे पर फिर से एक चमकदार मुस्कान लौट आती है। वही मुस्कान जो बरसों से किसी चमत्कार का इंतजार कर रही थी। सुना मां, तूने, मैंने कहा था भरोसा मत टूटने देना। देख आज तेरी मेहनत रंग ले ही आई। सच में मां, मैं बहुत खुश हूं तेरे चेहरे में ये खुशी देखकर। सच कह रहा था तू नीलू। बड़ी शक्ति है विश्वास में। जिसने थाम लिया भरोसा, उसके लिए रास्ते खुद बनते हैं। खुश तो मैं भी बहुत हूं नीलू। यकीन नहीं हो रहा कि फसलें सलामत है। बस भगवान का शुक्र है, मेहनत बेकार नहीं गई। माफ करना काकी, कल जाने अनजाने में शायद मेरे शब्द काफी कठोर थे, लेकिन मेरा यकीन मानना काकी, मेरा तुम्हें कष्ट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। पुरानी बातें भूल जा बिरजू। तू और नीलू दोनों एक ही तो हो मेरे लिए। वैसे काकी, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अकेले सब कुछ संभालना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा और ज्यादा दिन तक खेती रोक कर रखना भी ठीक नहीं होगा। इस बार मुनाफा अच्छा मिलेगा, बस कुछ आदमियों की मदद लेनी पड़ेगी। अरे बिरजू, अब तुम्हें सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं है। अब मैं माँ के साथ हूँ। ये खेती अब मेरी भी जिम्मेदारी है। माँ का सपना अब मेरा अपना बन गया है। चलो, मैं खुद तुम्हारे साथ खेत चलकर फसल का हाल चाल देख लूं। और हाँ, गांव में मेरे कुछ जान पहचान वाले भी हैं, उनसे बात कर लूंगा। कुछ न कुछ मदद तो मिल ही जाएगी। एक दो हाथ और बढ़ जाइए तो क्या बुरा है ना? वैसे बिरजू, ज्यादा समझ तो है नहीं मुझे खेती बाड़ी की, लेकिन मैं सीखने से पीछे नहीं हटूंगा। ईश्वर की कृपा से इंसान का स्वभाव ही ऐसा है, गिरकर भी संभल जाए, कुछ भी सीख सकता है। सीखूंगा मैं सब धीरे धीरे ही सही, पर सीख लूंगा। और फिर माँ भी तो है ना बिरजू, तुम भी सिखा दोगे ना मुझे? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है नीलू। बस अब तुम अपने बाबा का सपना पूरा करो। नीलू, मेरा खुद का कुछ नहीं है, बस इतनी तमन्ना है कि उनकी खेती फिर से लहलहाए और नाम रोशन हो उनका। जब खेत में बालियां झूमेंगी नीलू, तो ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे बाबा आसमान से आशीर्वाद दे रहे हो। उनकी मेहनत की खुशबू अब भी इस मिट्टी में बसी है। बस किसी अपने के स्पर्श से फिर से जिंदा हो उठने की देर है। दिन ढलते ढलते कड़ी मेहनत और लगन के सालों बाद आज नीलेश उसी खेत की बदौलत गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। वही खेत जिसे एक वक्त वो बेच देना चाहता था।